नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम क्लेमेटिस इरेक्टा के बारे में समझेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में बतलाई हैं। चैनल को साथियों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें, जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और साथियों अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो होम्योपैथी और बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्टर केंट का पूरा मेटेरियल मेडिका, वो भी हर मेडिसिन के अलग अलग चैप्टर्स के साथ, एब्डोमिनल सिम्टम्स और हेड टू टो आप समझ लें कि आपको अलग अलग कैटेगराइजेशन मिल जाता है चैप्टर्स का। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक क्लेमेटिस इरेक्टा। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में क्लेमेटिस इरेक्टा के बारे में कुछ इस प्रकार से बतलाते हैं कि क्लेमेटिस इरेक्टा की आंशिक परीक्षा हुई है, इसीलिए इसका कुछ ही दशाओं में प्रयोग होता है, पर ये बहुत ही काम की हैं, इसीलिए इसे ध्यान दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें विसर्प के फफोलों की तरह उद्भेद होते हैं। इसकी एक अस्थायी मानसिक दशा यह है कि वह अकेला रहने से डरता है, इतने पर भी वह संग साथ से भय करता है, यानी कि अकेला भी नहीं रहना चाहता है और लोगों से भी उसको दिक्कत है। वह संग साथ की आवश्यकता से भी भय करता है और ऐसा मालूम होता है मानो डरावनी और कष्टकर चीजों से समस्त वायुमंडल परिपूर्ण हो रहा है जो उसे कष्ट पहुंचाते हैं। यानी कि एक तो अकेलापन से डर, ऊपर से भीड़ भड़ा के मतलब लोगों से भी डर, और इस बात की चिंता कि उसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि अकेला वो रह नहीं सकता, इसका भी चिंता, और आसपास की हर चीज उसको डरावनी महसूस हो रही है जो उसे कष्ट पहुंचाने वाली लग रही है। पूरा वायुमंडल उसको लग रहा है कि हर तरफ का सराउंडिंग जो है उसको कुछ ना कुछ तकलीफ देने वाली डरावनी टाइप की है। इससे वह उत्साहहीन हो जाता है। यह दवा प्रमेह विषग्रस्त रोगियों की मानसिक और सर्वांगीण प्रकृति में उपयोगी दिखाई देती है। यह उनके लिए योग्य मालूम होती है जिनका सुजाक थोड़े दिन हुए दबा दिया गया है, मतलब कुछ ही दिन पहले जिनका सुजाक दबा दिया गया है सप्रेसिव मेडिसिन दे करके, उनके लिए। और उनके समय में, डॉक्टर केंट के समय में सुजाक वगैरह बहुत ज्यादा चरम पे था, इसके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला करते थे। आज तो बहुत सारे प्रिकॉशंस और हाइजीन आपके पास हैं और बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके बदौलत आप बहुत कुछ पहले जान पाते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन से आज हम बच पाते हैं, क्योंकि उसके दब जाने के बाद ही ग्रंथियों के प्रदाह के साथ यह मानसिक दशा आएगी। मतलब कि एक तरह से आप इसे ये समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई सुजाक के तरह का अगर किसी तरह का कोई रोग हो रहा है और उसको सप्रेस करके और उसके बाद अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ग्रंथियों में प्रदाह और मानसिक दशा इस प्रकार का, तो वहां पर आप क्लेमेटिस इरेक्टा का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उद्भेदों के संबंध में भी यह विचित्र ही है। कोई ऐसा न सोचे कि इतनी हानि रहित एक बूटी से इतनी तकलीफें पैदा हो जाएंगी, पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो इस द्राक्षालता से उतने ही स्पर्श असहिष्णु हैं जितने रस्टक्स के, तथा अपने प्रदर्शनों में यह बहुत कुछ रस्टक्स के समान भी है। यह रस्टक्स की तरह ही एक जहरीला दृश्य उत्पन्न करती है। ऐसे फोरे फुंसियों की बहुत सी दवाएं हैं जो रस्टक्स की तरह दिखाई देती हैं और इन सब को ही आपको एक दूसरे के विपरीत संबंध के रूप में व्यवहार करना पड़ेगा, पर किसी निश्चित रोगी को ही इसका प्रयोग करना उचित है जिसमें ऐसा जहर उत्पन्न किया गया है। क्रोटोन टिग, रस्टक्स, रेननकुलस, एनाकार्डियम और क्लेमेटिस समय समय पर इतनी सदृश मालूम होती हैं कि उन्हें अपने अपने उद्भेद के कारण अलग अलग रखने में मैं अयोग्य हूँ। सार्वजनिक प्रतिविष के रूप में ये सब आपस में सदृश हैं। रस्टक्स की अपेक्षा ये सभी गहरी क्रियाशील दवाएं हैं। रेननक्यूलस छोटी वटरकप ने पलकों का कोषार्बुद आरोग्य किया है, इसने कर्कट रोग आरोग्य किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह मांस तंतुओं की गहराई तक क्रिया करती है, यानी कि मांस तंतुओं में इसका काम जो है डीप एक्टिंग रहता है इस रेमेडी का। उसके बाद बाह्य सिर में भी क्लेमेटिस की दिखावे प्रकट करते हैं, मतलब इसके अपीयरेंस आपको क्लेमेटिस का इसके बाह्य सिर मतलब एक्सटर्नल हेड में भी दिखेगा। इस पर चकत्ते चकत्ते उद्भेद होते हैं जिनमें बहुत खुजली, डंक मारने की तरह दर्द और कलकलाहट रहती है। अब उद्भेदों के संबंध में जो यहाँ सत्य है वही क्लेमेटिस के उद्भेदों के विषय में भी होगा। मतलब अब उद्भेदों के संबंध में जो यहाँ सत्य है वही क्लेमेटिस के उद्भेदों के विषय में भी होगा। यह धोने से बढ़ जाता है, इसमें टीस होगी और जलेगा, धोने पर एक अर्धप्रदाहित अवस्था पैदा हो जाएगी। दवा के भीतरी स्वरूप से इसका मिलान कीजिए। दांत और जबड़े में प्रचंड दर्द होता है, पर जब ठंडी चीजें लगाकर उद्भेद को और भी बदतर बना दिया जाता है तब मुंह में ठंडा पानी रखने पर जबड़े और दांत के दर्द में आराम पहुंचता है और ताप तथा बिछावन की गर्मी से यह दर्द बहुत बढ़ जाता है।
ठंडे पानी से धोने तथा बिछावन की गर्मी से उद्भिद भी बढ़ जाते हैं। यह जांचने के लिए हमें कुछ गहराई तक जाना होगा कि कोई उद्भिद रस्टक्स का है या क्लेमेटिस का या किसी दूसरी दवा का। फफोलों की तरह उद्भिद ये पीले तरल से भरे रहते हैं और फफोलों में करापन रहता है। वह विसर्पिका और अकौता से संबंध रखने वाले उद्भिद उत्पन्न करता है। ये उद्भिद फैलते हैं। आंख के पास भी ये चकत्ते की तरह उद्भिद निकलते हैं। यदि पहली अवस्था में इन्हें देखा जाए तो ये रसभरी फुंसियों की तरह मालूम होंगे, पर पीछे देर से देखने पर जख्म की तरह मालूम होंगे। विसर्पिका का सरल और जटिल स्वरूप। शरीर में वर्तुलाकार विसर्पिका यानी हर्पिस जोस्टर का क्लेमेटिस इरेक्टा एक बहुत अच्छी दवा है। आंखों में जलन और टनक, उन्हें बंद करने पर और भी बढ़ना, मतलब आंख को बंद करने पर जलन और जो टनक जो है वो और बढ़ जाता है। चक्षु उपतारा का प्रदाह, आंखें प्रदाहित, बाहर निकली, धुंधली, पलकों का पुराना उपदाह। उसके बाद दांतों के बारे में बता रहे हैं। दांत के संबंध का दर्द बिछावन की गर्मी से बढ़ जाता है, मतलब दांत का जो दर्द है वो बिछावन में जाने से, बिछावन से उसको गर्मी, जब शरीर गर्माता है तो दांत का दर्द बढ़ेगा, जो एक साधारण लक्षण है। दर्द रात में पैदा होता है, मुंह में गर्म चीजें रखने पर बढ़ता है तथा मुंह में ठंडा पानी रखने से घटता है। दांत में छेदने और खींचने की तरह दर्द रात में बदतर हो जाता है। मुंह में ठंडा पानी लेने पर और ठंडी हवा खींचने पर कुछ देर के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बिछावन की गर्मी से बदतर हो जाता है। दिन में तो दांतों का दर्द सहन हो जाता है, पर ज्यों ही वह बिछावन पर लेटता है और सीधा होता है त्यों ही यह दर्द बढ़कर असहाय हो जाता है। खोखले दांत में दर्द, जो खा जाता है, कैरीज जिसमें लग जाता है कैरीज, तो खोखला हो जाता है दांत, तो उसका दर्द ठंडे पानी से अच्छा या ठंडी हवा खींचने की वजह से अच्छा। मतलब कभी कभार एक वैसा कंडीशन दांत के दर्द वाले लोगों में होता है कि उनको करके, वो बहुत लोगों में ये आदत मैंने देखा है कि करके इस तरीके से वो ठंडा हवा मुंह में लेना चाहते हैं जिससे उनके दांत के दर्द में थोड़ा सा उन्हें राहत महसूस होता है। तो इस तरह का कंडीशन का बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कठिन अर्बुद रोग से संबंध रहने पर भी वक्षण की ग्रंथियों का फूलना इसका एक जबरदस्त स्वरूप है। इसका रुके हुए सुजाक तथा संधियों के वात से भी संबंध है। दाहिनी शुक्र रज्जु की सूजन और दर्द यह रात में बदतर हो जाता है तथा चलने पर और बिछावन की गर्मी से बढ़ जाता है। जब यह दोनों पार्श्व में रहती हैं तो यह एक अद्भुत बात है। शरीर के दाहिनी ओर की ग्रंथियों में बाईं ओर की ग्रंथियों की अपेक्षा विशेष दर्द होता है, यानी कि दाहिने साइड की ग्रंथियां जो है उसमें ज्यादा दर्द होगा बनिस्पत बाएं साइड की। इसने मूत्राशय की बहुत सी तकलीफें पैदा की हैं। लगातार पेशाब लगना, बहुत ही दर्द भरी कूथन, धारा रुक जाती है और फिर जारी होती है, मतलब और जो फ्लो होता है यूरिनेशन के दौरान का, तो वो रुक जाना सडनली और फिर स्टार्ट होना। मूत्र नली में दबाने पर दर्द होता है और आपकी पेनिस में जो है दबाने पे दर्द। पेशाब की धार बहुत धीमी रहती है, एक कमजोर धार निकलती है क्योंकि मूत्र नली छोटी रहती है। इस दवा की प्रकृति है कि तंतुओं में प्रदाह और रक्तस्राव हो, इसीलिए यह सुजाक की उस दशा में लाभदायक होता है जहां पेशाब की धार धीमी रहती है और जिसकी इंजेक्शन से चिकित्सा हुई है। अब उस समय में इंजेक्शन से कुछ उस तरह का चिकित्सा किया जाता होगा। मूत्र नली के इस धीमे प्रदाह के कारण मूत्र नली से तरल स्राव होता है और मूत्र नली एक बड़े कपड़े की डोरी की तरह मालूम होती है। दबाने पर दर्द होता है और यह तब तक होता रहता है जब तक यह बिल्कुल बंद नहीं हो जाता। जब क्लेमेटिस निर्देशित रहता है तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि यह दवा देने के बाद स्राव जारी हो गया है और इसके बाद ही पुराना संकुचन चला गया है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो पहले से था स्पाज्म जैसा वो चला गया है। 2 या 3 महीने के अंत में उसे मालूम ही नहीं होता, मतलब 2 से 3 महीने में उसका प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेशाब मूत्राशय प्रवृत्ति के संबंध में एक आश्चर्यजनक कथन यह है कि रोगी मूत्राशय को बिल्कुल खाली नहीं कर सकता, मतलब कंप्लीट एम्प्टी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ पोस्ट वाइड जो है उसके अंदर रह जाएगा। उसे हमेशा ऐसा ही मालूम होता है मानो उसमें कुछ रह गया है, और जब उसे यह मालूम होता है कि पेशाब होना खत्म हो गया तो पेशाब फिर चूता ही रहता है। यही मूत्र नली की निरुद्धता यानी कि स्ट्रिक्चर का साधारण रूप है। एकदम समस्त मूत्र निकाल देने की शक्ति का न रहना, मतलब कि एकदम सेटिस्फाई नहीं होता, वो पूरा से पेशाब नहीं कर सकता। पेशाब करना आरंभ करते ही इसमें बहुत ज्यादा जलन होती है। पेशाब करने के समय मूत्र नली में मानो सीकें गड़ती हैं और पेशाब हो जाने पर जलन हुआ करती है। मूत्र नली से गाढ़े पीव का स्राव, जोरों का प्रदाह रहने पर सुजाक की पहली अवस्था में इसका शायद ही कभी निर्देश होता है, पर उन रोगियों में होता है जो लंजराते रहते हैं।
तब यदि सुजाक दबा दिया जाता है तो उसकी परिणामावस्था यानी कि सिक्वेल आती है, यानी उसका कहें कि बिगड़ा हुआ रूप कहें। अंड का प्रदाह तो एक साधारण बात है और यह उसकी योग्य दवाओं में से एक है। आश्चर्य की बात यह है कि बाएं की अपेक्षा दाहिना अंग साधारणतः विशेष आक्रांत होता है, यानी कि इसमें क्लेमेटिस में यह है कि आपको दोनों पार्श्व में ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन राइट में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बाएं में कम। दाहिनी शुक्र रज्जु बहुत ही स्पर्श असहिष्णु रहती है, मतलब आपके टेस्टिकल्स जो है राइट वाला वो बहुत टच सेंसिटिव रहेगा। अंड में दर्द, खींचन, दर्द भरे प्रदाहित और फूले अंड, बहुत ही दर्द भरा सूजन और करापन मिला अंडकोश। अब जब सूजन उतर जाती है तो शायद आप पल्सेटिला देंगे जो उस समय की दवा थी, पर इसने रोग को आरोग्य नहीं किया। अभी भी इस अंश में करापन है, मोटाई और नीचे लटक जाने के साथ दाहिने मुस्क की सूजन। स्त्रियों में इसकी ज्यादा परीक्षा नहीं हुई है, जिसका अफसोस है, क्योंकि यह जान रखना अच्छा होगा कि यह दवा अंडकोशों की तरह ही डिंबाशय पर क्या प्रभाव डालती है। रोगी पार्श्व में इसका व्यवहार हुआ है और स्त्रियों की बहुत सी बीमारियां इसने आरोग्य की हैं, खासकर स्तन ग्रंथि प्रदाह, ग्रंथियों का करापन और जख्म के साथ स्तन का कर्कट रोग, कंधे में कर्कट रोग के साथ बाएं स्तन का कर्कट रोग, यह रोगी पार्श्व का लक्षण है। रात में बदतर, वह खुला रहना सहन नहीं कर सकती। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और खास करके राइट साइडेड अगर हो और उसमें करापन और बाकी क्लेमेटिस की तरह अगर सिम्टम हो तो क्लेमेटिस इरेक्टा का हम इस्तेमाल कैंसर तक में कर सकते हैं और वहां पर भी इसका बहुत लाजवाब फायदा उठा सकते हैं। दबे हुए सुजाक के कारण इसमें प्रत्यंगों की वातज अवस्था भी है, यानी दबा हुआ सुजाक की वजह से प्रत्यंगों का आपके एक्सट्रीमिटीज का वातज अवस्था, गाउट की तरह का रूमेटिक कंडीशन रहता है। बहुत अधिक स्नायुविक दुर्बलता और पेशियों की ऐठन, इसमें लेटने पर दर्द होता है और सो जाने के पहले एक बिजली का झटका, ऐठन झटका मानो एक बिजली की बैटरी लगी हुई है। इसमें सर्वांगिक ज्वर भाव भी है पर विशेष ध्यान देने योग्य नहीं, मतलब इसमें फीवर जैसा रहता है, पूरे होल बॉडी में है लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य नहीं, यानी कि इसका फीवर बहुत सीरियस नहीं होगा, इसका फीवर आपको परेशान नहीं करेगा लेकिन फीवर देखा जा सकता है और सर्वांगिक रूप से पूरे बॉडी में। शरीर पर जल भरे उद्भेद, यहाँ वहां भैंसिया दाद की तरह उद्भेद, इसकी विसर्पिका की धातु रहती है, फुंसियां तथा जल भरे उद्भेद, पहले से तो पीव निकलती है और दूसरे से साफ पानी की तरह का स्राव, पीले जल भरे फफोले और पीली फुंसियां, इस दवा में दोनों ही हैं। प्रचंड खुजली के साथ काले जलन करने वाले उद्भेद, जख्म हो जाने वाला भैंसिया दाद, खून मिले रस निकलने वाले उद्भेद, फैलने वाले जख्म। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में क्लेमेटिस इरेक्टा के बारे में दी हैं। अगर जानकारी हमारी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ जो किसी भी प्रकार से होम्योपैथी और बीएचएमएस से जुड़े हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर एक दवा आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं या फिर नीचे में भी आपको जहां टाइम दिखाता है वहां पर भी नेक्स्ट में आपको टाइम जैसे ही दबाएंगे तो पूरा टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर किस मिनट पे, कितने मिनट और कितने सेकंड पे कौन से बॉडी ऑर्गन का और कौन से डिजीज का हम चर्चा कर रहे हैं और उसके कहें कि रेफरेंस आपको थंबनेल में भी मैं दे देता हूँ, उसी के साथ आपको पूरा का पूरा लिस्ट नीचे है। तो आप जो एक एक मेडिसिन का प्रॉपर एक इंडिविजुअल मेडिसिन का कौन सा सिम्टम आप जानना चाहते हैं, जैसे कि अब आप क्लेमेटिस इरेक्टा का आपको स्किन सिम्टम जानना है या क्लेमेटिस का आपको जेनाइटल सिम्टम जानना है, तो आपको पूरा का पूरा क्लेमेटिस का वीडियो देखना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली उस स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जा करके और स्पेसिफिक जो आपका रिक्वायर्ड जो पॉइंट है उसको देख करके और आप अपना काम आगे कर सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स एक पेशेंट दे देता है 8-10 सिम्टम और हर दवा के हिसाब से अगर आप चले तो आपको 4-5 दवाएं दिमाग में आएंगी, अब उसमें से कंफ्यूजन होता है कि कौन सा दें, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वो 500-1000 दवाओं की और उनके जो रिलेटेड आपके लोकल सिम्टम्स हैं वो हो गए, जनरल सिम्टम्स उसके, रेडलाइन सिम्टम्स उसके, तो इन सारी चीजों को अब हर दवा का पूरा वीडियो या पूरा चैप्टर ही आप मेट्रिया मेडिका लेकर पढ़ने लगे तो समस्या होगी। लेकिन इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली आप उसको उस पॉइंट पर जाते हैं और उस चीज को देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में इस वीडियो में बता गया, हालांकि ठीक है। इसलिए साथियों मेहनत कर रहे हैं तो हेल्प कीजिए आप लोग और सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।